हम कहीं मिल सकते हैं, स्क्रीन चमकी, कहाँ तहरीर उभरी, जहाँ भी तुम्हें आसानी मैं आ जाऊंगा, जवाब आया। अच्छा सोचती हूँ, लफ्जों ने कहा। वो खाने काबा के सामने खड़ा था और वो वहाँ मकामी मुल्तज़म के सामने खड़ा था। कितनी बार वो यहाँ आया था और कितनी बार यहाँ कर खड़ा हुआ था, उसे गिनती भी भूल चुकी थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो वहाँ उस हालत में खड़ा था, हैबत के आलम में, आजिज़ की कैफियत में। दुनिया की कोई जगह सालार सिकंदर को मिट्टी नहीं करती थी, सिर्फ वो जगह थी जो उसे खाक बना देती थी, और वो खाक बनने ही वहाँ आता था। हर बार अपनी औकात जाने और उसकी याद आने के लिए, हर बार जब दुनिया उसे किसी चोटी पर बिठाती थी तो अपने फक्र तकब्बुर को दफनाने यहाँ आता था। आज भी आया था, बल्कि बुलाया गया था। खाने काबा का दरवाजा खोला जा रहा था, सीढ़ी लगी हुई थी और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आए उन 10 मुसलमानों में शामिल था जिन्हें खाने काबा के अंदर होने वाली सफाई की सादत के लिए चुना गया था। और यह एजाज उसके हिस्से किसी नेकी के औज आया था। ये उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। करम तो वो था ही, और करम तो उस पर अल्लाह का हमेशा ही रहा था। उसके बावजूद अपने नामे अमाल में ऐसी कोई नेकी खोज रहा था जो ऐसे करम का बास बनती। वो शायद खानदान का मेहमान बनकर पिछले सालों में कई बार उम्रे की सादत हासिल कर चुका था, इमामा के साथ भी, उसके बगैर भी। मगर ये दावतनामा जो वहाँ से इस बार आया था, वो सालार सिकंदर को किसी और ही कैफियत में ले गया था। ऐसा इनाम और इतना इनाम, ऐसा करम और इतना करम। वो खताकार और गुनहगार था। ऐसा क्या कर बैठा था कि अब यूं दरगुजर कर रहा था, यूं अता कर रहा था, वो भी जो वहम गुमान में भी ना आने वाली बातें हों। वो उस दावतनामे को आंखों से लगा कर रोता रहा था। क्या साफ करना था उसने वहां जाकर। सब सफाई तो उसके अपने अंदर होने वाली थी और होती आ रही थी। इमामा भी वहां थी, एक दूसरी कतार में उन्हें अफराद की फैमिलीज के साथ। वो उसे भी साथ लाया था और उसे रश्क से देख रही थी। उसके अलावा और वो क्या कर सकती थी। उसके घर अमेरिका से आने वाला मेहमान इस बार उसके लिए ऐसी सादत लाने वाला था, उसका अंदाजा तो उसे था ही नहीं। वो उसे हमेशा सरप्राइज करता था, बगैर बताए आ जाता था। जब भी कभी उसे वक्त मिलता था, वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, इस बार बड़े अरसे के बाद उसने इमामा को अपनी आमद के बारे में पहले से बताया था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसने इमामा से कहा था, और वो हमेशा की तरह सरप्राइज पूछ गई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था उसने पहले आना पूछी हूँ जो सालार उसके सामने रखता था। तुम मुझे उम्रे पर ले जाओगे, उसने कई अंदाजे लगाने के बाद उसे फोन पर कहा, और उसके हंसने पर इमामा ने फातिया अंदाज में कहा, मुझे पता था। लेकिन जिस सादत के अल्लाह ने उसे इस बार बुलाया था, उसे उसका अंदाजा नहीं था, वो उसे नहीं बूझ सकी थी। और जब उस सुबह उसने बिलाखिर इमामा को दावतनामा दिखाया था तो गंग होकर रह गई थी। और फिर वही हुआ था जो होता आया था, जो होना था। वो फूट फूट कर रोई थी। तुम इसलिए रो रही कि ये दावतनामा तुम्हारे लिए नहीं है। साला ने उसके बहते आंसू रोकने के लिए जैसे उसे छेड़ा। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए रो रही हूँ कि वो आंसुओं के दरमियान रुकी। अल्लाह तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। वो फिर रोने लगी थी। हसद नहीं है, रश्क है, तुम्हारा एहसास है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे सर पर ताज बनकर सजा है। वो आंसुओं के बीच कहती जा रही थी, जो भी एहसास है तुम्हारी वजह से ही आए हैं मामा, पहले भी अब भी। कोई और जिंदगी का साथी होता तो ये सब न होता, उसने जवाबन उससे कहा था। और अब खाने काबा के खुलते हुए दरवाजे से वो सालार सिकंदर को सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाता देख रही थी। वो अंदर जाने वाला आखिरी शख्स था। मौजिजा ही था, वो जिंदा था, सेहतमंद, तंदुरुस्त, चाको चौबंद। इस उम्र में भी 20-22 घंटे काम करते रहने की सख्त के साथ। डॉक्टर्स कहते थे उसकी जिंदगी मौजिजा थी, और उसकी ऐसी सेहतमंद जिंदगी मौजिजे से आगे की कोई शे। 42 साल की उम्र में उसे ट्यूमर हुआ था और वो अब 60 साल का था। जो ट्यूमर उसे हुआ था वो 7 से 10 साल के अंदर इंसान को खत्म कर देता था, और वो 18 साल से जिंदा था। हर 6 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट्स को देखता था। उसके दिमाग में मौजूद ट्यूमर आज भी था, उसी जगह पर, उसी साइज में, और बस। और रब जो समंदरों को बांध देता था और उन्हें उनकी हदों से बाहर निकलने नहीं देता था, उसके सामने वो चंद मिलीमीटर का एक नासूर क्या शे था। मौत और उसकी बीच जिंदगी नहीं, दुआएं आकर खड़ी हुई थी। और सालार सिकंदर को खाने काबा के अंदर दाखिल होते भी ये याद था कि किसकी दुआओं की वजह से वहाँ आज भी अपने कदम पर खड़ा था। वो इमामा हाशिम के अलावा किसी और की दुआएं हो ही नहीं सकती थी, जो उसे जिंदगी बनकर यूं लगी थी। कितने साल से मैंने अपने लिए कोई दुआ नहीं की। जो भी दुआ की तुम्हारे और बच्चों से शुरू होकर तुम और बच्चों पर ही खत्म हो जाती है। जब तक मुझे अपना आप याद आता है, मुझे दुआ ही भूल जाती है। वो अक्सर उसे हंसते हुए कहा करते थे, वो जैसे एक माँ और बीवी की पूरी कहानी लिख देती थी।
देखो अल्लाह तुम्हें कहाँ कहाँ बुलाते, कहाँ कहाँ दुआ करने का मौका दे रहे। यहाँ आते हुए इमामा ने बड़ी हसरत से उससे कहा था, और अब खाने काबा के अंदर खड़े उससे कहना चाहता था कि उसे जहाँ भी बुलाता था वो उसे हर उस जगह पर इमामा को भी याद रखवाता था, जैसे उसे जताता और बताता हो कि उसे कैसी दर्जे वाली औरत का साथ अता किया गया था। उस घर के अंदर की दुनिया और दुनिया थी। उस कायनात का हिस्सा होते हुए वहाँ करोड़ों नहीं आए थे, लाखों नहीं, हजारों नहीं, बस हर सदी में चंद सौ। और एक वो सदी थी जब वहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। वहाँ की हर जगह, हर दीवार पर उनका लमस था। और फिर सैकड़ों साल बाद वहाँ सालार सिकंदर भी खड़ा था। हैबत ना आती तो कैसे ना आती, साफ करना था तो क्या चीज साफ करनी थी। अपने वजूद के अलावा तो उसे वहाँ साफ करने वाली कोई शय नजर ही नहीं आ रही थी। तुम अंदर जाके क्या मांगोगे सालार? उसने खाने का बाद आते हुए उससे पूछा था। तुम बताओ क्या मांगो? सालार ने जवाब उससे पूछा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो रोने लगी और उस दावतनामा को देखने के बाद बार बार यही हो रहा था। वो बार बार बात करते हुए रोने लगती थी, जैसे दिल भर आता है, जैसे खुशी की हद खत्म हो जाती हो। तुम सारे सतरों को हाथ लगा कर आना, सारी दीवारों को। उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ होगा, किसी न किसी को। फिर तुम बाहर आओगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारा हाथ छूंगी, वो बच्चों जैसे अंदाज में कह रही थी। और खाने काबा के अंदर उसकी दीवारों सतरों को अब जमजम से धोते छूते सालार सिकंदर को समझ आ गया था इमामा हाशिम क्यों याद आती है ऐसी हर जगह पर, क्यों दुआ वाली हर जगह पर सबसे पहले उसके लिए दुआ करना याद आता था। क्योंकि वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, खालिस था, गर्ज के बगैर था, कुर्बानी से गुंदा था। एक कैसे मुमकिन था वहां से जवाब न मिलता, बुला दिया जाता। तुमने अंदर जाकर मेरे लिए क्या मांगा? उसके बाहर आने पर इमामा ने अजीब बेताबी से उससे पूछा था। वो अभी उसके पास आया ही था, उसके दोनों हाथों पकड़े अब उससे पूछ रही थी। मांगा है कुछ, बता नहीं सकता, सालार ने जवाबन अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा। जब पूरी हो जाएगी दुआ फिर बताऊंगा। उसने उसे जैसे अगला सवाल करने से रोक दिया था। मैं जानती हूँ क्या मांगा है, लेकिन मैं भी बताऊंगी नहीं, देखती हूँ कबूल होती है तुम्हारी दुआ या नहीं। इमामा ने जवाबन अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उससे कहा था। असफंद की मौत की इत्तला आयशा अब्दीन को देना जिब्रील सिकंदर की जिम्मेदारी नहीं थी। उसके बावजूद उस बच्चे की माँ से मिलने आया था और आयशा अब्दीन को देखते कुछ देर के लिए गुम हो गया था। कुछ ऐसा ही हाल आयशा अब्दीन का था। वो दोनों कई सालों बाद एक दूसरे से मिले थे और मिलते एक दूसरे को पहचान गए थे और अब ये शनाख्त जैसे उनकी हलक का कांटा बन गई थी। आयशा को यकीन नहीं आया था कि अमेरिका की बेहतरीन हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टर के हाथों भी उसके बच्चे की जान जा सकती थी। वो खुद डॉक्टर थी, असफन की चोट की नुयत और संगीनी को जानती थी, लेकिन वो खुद जिस हॉस्पिटल में रेसिडेंसी कर रही थी वहाँ उसने उससे भी ज्यादा संगीन और पेचीदा नुयत के ऑपरेशंस के बाद भी मरीजों को सेहत याब होते देखा था। लेकिन उसका अपना बेटा उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल क्यों नहीं हो सका था? उस सवाल को जो जवाब आयशा अब्दीन ने ढूंढा था वो एक लंबे अरसे तक उसे भूत बनकर चिमटा रहा था। उसने गम को पहली बार मुजस्सम हालत में देखा था, उस शख्स की शक्ल में जो उसे उसकी मताए हयात छिन जाने की खबर सुनाने आया था। और वो शख्स था जिसकी शराब ने आयशा अब्दीन को उस अजाब में डाला था जिसमें वो थी। एक डॉक्टर की तरह जिब्रील उसे बताता गया था कि ऑपरेशन क्यों नाकाम हुआ, असफंद की हालत क्यों बिगड़ी, क्यों नहीं संभल सकी। और उन तमाम तफसीलात को दोहराते हुए जिब्रील सिकंदर की लाशऊर में डॉक्टर वीजल के हाथ की वो हरकत बार बार आती रही। बार बार सर से झटकने के बावजूद वो एक बुत की तरह गुमसुम उसकी बात सुनती रही, यूं जैसे उसके बेटे के बारे में नहीं किसी और के बारे में बात कर रहा था। आपके साथ कोई और है? अपनी किसी बात के जवाब में मुकम्मल खामोशी रखने के बावजूद जिब्रील उससे एक बार फिर पूछे बगैर नहीं रह सका था। उसे उस वक्त नॉर्मल नहीं लग रही थी और उसे एहसास हुआ था कि उसे उसकी फैमिली में किसी और से बात करनी चाहिए थी, या अगर अब कर सकता था तो अब कर ले। आयशा अब्दीन ने उसकी बात के जवाब में नफी में सर हिला दिया। जिब्रील उसका चेहरा देखने लगा था। उसे समझ नहीं आया था उससे अगला सवाल कैसे करे। सवाल होने के बावजूद फैमिली नहीं थी तो कहाँ थी वो? क्या सिंगल पेरेंट के तौर पर असफंद की परवरिश कर रही थी? शोहर अगर नहीं भी था तो कोई और तो फैमिली में होता, उसकी माँ और बहनें। वो मजीद कुछ नहीं सोच सका। आयशा ने एकदम उससे कहा था, आप जाइए, मैं मैनेज कर लूंगी सब कुछ। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आई थी। उसे पता था वो सब कुछ क्या था और जिब्रील को भी अंदाजा था वो किस तरफ इशारा कर रही थी।
एक रोती बिलखती माँ को तसल्ली देना आसान काम था, लेकिन बज़ाहिर होश हवास में नजर आती एक खामोश गुमसुम माँ को तसल्ली देना उसको समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए उस बच्चे की फैमिली से मिलने आया था और अब ये मुलाकात खत्म करना उसके लिए पहाड़ बन गया था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी मरीज को मरते नहीं देखा था, लेकिन किसी बच्चे को पहली बार मरते देखा था। आयशा अब्दीन से मिलकर उसका रंज कुछ और बढ़ा था। वो उस ऑपरेशन को लीड नहीं कर रहा था, नहीं वो असवंत की मौत का जिम्मेदार था। उसके बावजूद एहसास उसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था कि उस ऑपरेशन में डॉक्टर विजल से कुछ गलती हुई थी। ऑपरेशन के फौरन बाद डॉक्टर विजल और उसकी बातचीत नहीं हो सकी थी। वो अजीब इस्तराब और परेशानी के आलम में वहां से गए थे। सबका अंदाजा था वो उस आखिरी ऑपरेशन की नाकामी से अपसेट हुए थे। सिर्फ जिब्राइल था जिसका ख्याल था वो खुद भी अपनी गलती का अंदाजा लगा चुके थे, लेकिन अब उस सूरत हाल के दरमियान वो फंसा खड़ा था। ज़मीर की चुभन और इंसानी हमदर्दी, लेकिन उससे भी बढ़कर शनासाई का पुराना ताल्लुक जो उसके और आयशा अब्दीन के दरमियान निकल आया था। कोई दोस्त है या आपका? जिब्राइल अब उसके करीब बैठ गया था। उसे अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ था कि उसे पहचानिए या नहीं, और उसे सूरत हाल में अपना तारुफ करवाना चाहिए या नहीं। नहीं, आयशा ने सर झुकाए उसे देखे बगैर कहा। वो अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखे उन पर नजरें जमाए सर झुकाए बैठी थी। जिब्राइल उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने बेहद नरमी से आयशा का एक हाथ अपने हाथों में लिया। आयशा ने अजीब वहशत भरी नजरों से उसे देखा था। मेरा ख्याल है हम एक दूसरे को जानते हैं। उसका हाथ बड़ी नरमी से अपने दोनों हाथों में लेते हुए जिब्राइल ने उससे कहा था। वो उसे रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका चेहरा देखते हुए उसे अंदाजा हुआ था कि उसे उस वक्त फूट फूट कर रोने की जरूरत थी। सकते की वो कैफियत गैर फितरी थी। मैं जिब्राइल सिकंदर हूँ, निशा का क्लास फेलो और दोस्त, और मुझे बहुत अफसोस है कि हम असवंत को नहीं बचा सके। वो मध्यम आवाज में उसका हाथ तपकते हुए कह रहा था। आयशा ने गर्दन मोड़कर भी उसको नहीं देखा था। वो सब किसी को पहचाना नहीं चाहती थी, खासतौर पर साथ बैठे हुए शख्स को। मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जिब्राइल ने उसके हाथों की ठंडक महसूस की थी, यूं जैसे उसने बर्फ को हाथ में ले लिया था। वहाँ का टेम्परेचर भी आयशा अब्दीन के वजूद की ठंडक को गायब करने में नाकाम हो रहा था। प्लीज लीव मी अलोन, मेरी वजह से अपना वक्त जाया न करें। आप डॉक्टर हैं, किसी को आपकी जरूरत होगी। उसने जिब्राइल के हाथों से अपना हाथ खींचते हुए रुक रुक कर उससे कहा था। वो अब अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के बीच दबाकर बैठ गई थी, यूं जैसे ये चाहती न हो कि कोई उसका हाथ पकड़े, उसे तसल्ली दे। कुर्सी की एड्स पर बैठी अपने वजूद को जूतों के पंजा पर टकाए आगे पीछे झूल रही थी, यूं जैसे किसी गहरी सोच में, किसी से नहीं इंतजार में हश्कुले खा रही हो। वो पहली बार था कि जिब्राइल ने आयशा अब्दीन को गौर से देखा था। बेहद हैरानी के आलम में सियाह जींस और सियाही जैकेट में मलबूस, गर्दन के गिर्द एक ग्रे रंग का मफलर लपेटे उसकी हम उम्र वो लड़की अब उसकी हम उम्र नहीं लग रही थी। उसके कंधों से नीचे तक लहराते सियाह चमकदार बालों में जगह जगह सफेद बाल थे। उसकी रंगत जर्द थी और आंखें सुर्ख, यूं जैसे वो आदि रोने वालों में से थी या फिर सारी सारी रात जागने वालों में से। उसके सर पर वो हिजाब भी नहीं था जो सालों पहले उसकी पहचान था। डॉक्टर नूरीन इलाही के खानदान में वो हिजाब लेने वाली पहली और वाहिद लड़की थी, और बेहद अच्छी खानदानी इख्तिदार रखने के बावजूद जिब्राइल जानता था कि निशा और उसके खानदान का रुझान मजहब की तरफ नहीं था। सिर्फ आयशा अब्दीन थी जो मजहबी रुझान और बेहद वाजिया तौर पर ऐसी पहचान भी रखती थी, और उसकी वजह शायद उसका पाकिस्तान में कयाम पसीर होना था। ये जिब्राइल का अंदाजा था। आयशा से उसकी कभी इतनी तफसीली मुलाकातें नहीं हुई कि उसे उसकी शख्सियत का सही अंदाजा हो पाता। वो जिस उम्र में उससे मिला था वो टीनेज थी, और उस उम्र में उसे बात बात पर मुस्कुराने और ब्लश करने वाली वो लड़की इनाया रईसा जैसी ही लगी थी। उसने उससे ज्यादा गौर उस पर नहीं किया था, उसके बावजूद कि वो उसके फेसबुक पर मौजूद थी और कभी कभार उसकी तस्वीरों को लाइक करती नजर आती थी, फिर वो गायब हो गई थी। उसे निशा से पता चला था कि मेडिसिन की तालीम के दौरान उसकी शादी हो गई थी, और उस वक्त जिब्राइल ने मुबारकबाद का मैसेज उसकी वॉल पर लगाना चाहा तो उसे पता चला कि वह उसके कॉन्टेक्ट्स में नहीं थी। आयशा अब्दीन से उसका वो पहला तर बस यही तक ही रहा था। निशा और वो बहुत जल्द दो मुख्तलिफ स्टेट्स के हॉस्पिटल्स में चले गए थे। उनके दरमियान एक दोस्त और क्लास फेलो के तौर पर मौजूद रिश्ता भी कुछ कमजोर पड़ने लगा था। निशा आप कहें एंगेज्ड थी और जिब्राइल अपने प्रोफेशन में बेहद मसरूफ, और उस तेज रफ्तार से गुजरने वाली जिंदगी में आयशा अब्दीन किसी स्पीड ब्रेकर की तरह आई थी
जिब्रील ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने की बजाय अपना सेल फोन निकाल कर उसमें से निसा का नंबर ढूंढने की कोशिश की थी। चंद लम्हों में उसे नंबर मिल गया था। क्या मैं निसा को फोन करके बुलाऊं? उसने आयशा से कहा। नहीं। जिब्रील उसका चेहरा देख कर रह गया। वो अजीब थी या हो गई थी। जिब्रील की समझ में नहीं आया या फिर ये सदमा था जिसने उसे यूं बेहाल कर दिया था। जिब्रील को लोगों पर तरस आता था, हमेशा ही हमदर्दी उसकी घुट्टी में थी, लेकिन उसके बावजूद एक मारूफ डॉक्टर था, एक मिनट देख कर चलने वाला। उसने वहाँ बैठे बैठे सोचा था वो हॉस्पिटल के मुतल्लिका शोबे से किसी को यहाँ भेजता है ताकि वो आयशा अब्दीन की मदद करे और उसकी फैमिली के दूसरे अफराद से रब्ता कर सके। वो उठने लगा था जब उसने आयशा अब्दीन की आवाज़ सुनी थी। आपको पता है मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है? वो रुक कर उसे देखने लगा। वो उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं थी, लेकिन खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी। क्योंकि मैं अल्लाह की नाफरमान औरत हूँ, अल्लाह ने मुझे सजा दी। अहसन साहब ठीक कहता है। जिब्रील उसे देखता रह गया था। आयशा अब्दी ने जैसे बोझ उतारकर उसके सामने फेंकने की कोशिश की थी जो उसके लिए आजार बन गया था। अहसन साहब कौन था जिब्रील नहीं जानता था, और उसके बारे में जो कहता था जिब्रील उसकी वजह से भी नावाकिफ थी, मगर उसके वो दो जुमले उस दिन उसके पैरों की जंजीर बन गए थे। गाड़ी बिलाखिर पोर्च में आकर रुकी और अंदर से इमामा बड़ी तेज रफ्तारी से बाहर निकली थी। गाड़ी तब तक रुक चुकी थी और उसकी अगली सीट से एरिक उतर रहा था। पहली नजर में इमामा उसे पहचान नहीं सकी। वो वाकई बदल गया था। लंबा तो पहले भी था, लेकिन अब वो पहले की तरह बहुत दुबला पतला नहीं रहा था। उसके हाथों में दो गुलाब की कलियां और चंद सब्ज शाखों का एक छोटा सा बुके था। हमेशा की तरह इमामा को याद तो बचपन में भी अक्सर उसे इसी तरह एक फूल और दो पत्तों वाली शाखें अक्सर देता था जब भी उसे किसी खास मौका पर मिलने आता तो, और बास दफा वो पूरा गुलदस्ता उसके घर के लॉन से ही बनाया गया होता था। एरिक उसे सलाम के बाद गले मिलने के लिए बेख्तियार आगे बढ़ा, फिर छीप कर खुद ही ठिठका। शायद उसे कोई ख्याल आ गया था। इमामा ने आगे बढ़कर तबकने वाले अंदाज में उसके गिर्द बाजू फैलाया था। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकी, तुम बड़े हो गए हो, बहुत बदल भी गए, उसने एरिक से कहा। वो मुस्कुराया। लेकिन आप नहीं बदले, आप वैसी हैं। वो हंस पड़ी थी। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि कुछ नहीं बदला, हालांकि सब कुछ बदल गया है। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। हंस रही थी। बुढ़ापे की डेफिनेशन अब शायद बदल गई होगी, एरिक ने बरजस्तगी से कहा, फिर हंस पड़ी। ये आपके लिए। एरिक ने उसे वो छोटा सा गुलदस्ता थमाया था। तुम्हारी आदतें नहीं बदले, लेकिन फूल बदल गया। और इमामा ने गुलदस्ता हाथ में लेते हुए कहा, क्योंकि मुल्क बदल गया। उसने दो कहा। हाँ ये भी ठीक कहा तुमने। सामान कहा है तुम्हारा? इमामा को एकदम ख्याल आया। वो गाड़ी से उस गुलदस्ते और छोटे बैग के अलावा खाली हाथ उतरा था। होटल में मैं वहीं रहूंगा, बस आपसे जरूरी मुलाकात करनी थी इसलिए आया हूँ, एरिक ने उसके साथ अंदर जाते हुए कहा। पहले तुम हमेशा हमारे पास आया करते थे और यहीं रहते थे, इस बार किसी और के पास आए हो क्या? इमामा को लगा तो शायद पाकिस्तान अपने किसी प्रोफेशनल काम से आया था। नहीं, किसी और के पास तो नहीं आया, लेकिन बस मुझे लगा इस बार किसी होटल में रुक कर भी देखना चाहिए। वो बात गोल कर गया था। वो लंच का वक्त था और उसने सुबह जब फ़ोन पर उससे मुलाकात के लिए बात की थी तो इमामा ने लंच के खाने पर ख़ास एहतमाम किया था। एरिक को जो चीज़ें पसंद थी उसने बनवाई थी और एरिक ने उसके साथ बातें करते बड़े शौक से खाना खाया था। लंच के दौरान गपशप में एरिक और उसके दरमियान हर एक के बारे में बात हुई थी, सिवाय इनाया के। एरिक ने इसका जिक्र तक नहीं किया था और इमामा ने बात नोट की थी। हौसला अफजा थी ये बात, लेकिन पता नहीं कि उसे गैर मामूली लगी थी और उसकी छठी हिस्स ने उसे जो सिग्नल दिया था वो ठीक था। लंच के बाद चाय का आखिरी सिप लेकर कप रखते हुए एरिक ने अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर उसके सामने मेज पर रख दिया था। इमामा भी चाय पी रही थी। वो बुरी तरह ठिठकी थी। ये क्या है? आप देख ली, उसने इमामा से कहा। पलक झपकते इस खूबसूरत लिफाफे को खोलने से भी पहले उसके चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई थी। वो उस एक लम्हे को अवॉइड करना चाह रही थी और फिर भी सामने आकर खड़ा हो गया था। लिफाफा के अंदर एक खूबसूरत कागज पर बेहद खूबसूरत तर्ज तहरीर में एरिक ने वही लिखा हुआ था जिसका उसे खदशा था। वो इनाया के लिए उसकी तरफ से एक फॉर्मल प्रपोजल था, उस वादे के साथ कि वो उसे बहुत खुश रखेगा और ऑफर के साथ कि उस प्रपोजल के लिए उनकी तमाम शराइत कबूल करने पर तैयार है। इमामा की नजरें कुछ देर उस कागज पर जमी रही और एरिक की उस पर। फिर इमामा ने कागज को उस लिफाफे में वापस डालकर उसे मेज पर रख दिया था। एरिक से अब नजर मिलाना, सामना करना एकदम मुश्किल हो गया था। उसने मिलाकर एरिक को देखा। वो संजीदा था और गुफ्तगू का आगाज उसी ने कर दिया था। आपने कई साल पहले मुझसे कहा था मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, फिर आपसे इस बारे में बात करूं
और तब तक मैं इनायत से भी उस मौजू पर कभी बात न करूं। देखें, मैंने आपकी दोनों शराइत पूरी की, उसने कहा था, और उसके दोनों जुमलों ने इमामा के लिए जवाब को और भी मुश्किल कर दिया था। मैं जानता हूँ मिसेस सालार, आपके लिए मैं एक बहुत मुश्किल इंतखाब हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक बुरा इंतखाब साबित नहीं होगा। एरिक ने जैसे उसकी मुश्किल भापते हुए खुद ही उसे यकीन दहानी करवाने की कोशिश की थी। वो उसका चेहरा देखती रही। वो अच्छा लड़का था, बुरा होता तो उसे बुरा भला कहना कितना आसान होता, इमामा ने दिल में सोचा था, और इनकार की हर वजह अपनी तरफ से खत्म कर आया था। मुसलमान भी हो गया था, एक अच्छे प्रोफेशन में भी था, खानदानी एतबार से भी अच्छा था। इमामा की समझ में नहीं आ रहा था वो फिर भी उसे इनकार क्या कहकर करे। एक कहे कि उसे खौफ और खदशा थे उसके नौ मुस्लिम होने के हवाले से, या एक कहे कि उसे पाकिस्तानी से इनाया की शादी करना चाहती थी जो उसके अपने कल्चर से वाकिफ हो। उसके जहन में उस वक्त जवाब जैसे भाग रहे थे, और कोई एक भी ऐसा नहीं था जो तसल्ली बख्श होता, लेकिन उसके बावजूद उसे एक जवाब तो एरिक को देना ही था। तुम बहुत अच्छे हो एरिक, इमामा ने बुलाकर अपना गिलास साफ करते हुए कहना शुरू किया। अब्दुल्ला, उसने इमामा को बीच में टोककर जैसे उसकी तस्दीक की। वो एक लहजा के लिए खामोशी, फिर उसने जैसे बड़ी मुश्किल से उससे कहा, अब्दुल्ला तुम बड़े अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इनाया के हवाले से अभी कोई फैसला करना मुश्किल है। मैं नहीं जानती इनाया तुम्हारे प्रपोजल के हवाले से क्या सोचती है। उसकी पसंद नापसंद बेहद अहम है। वो जुमला अदा करते हुए इमामा को एहसास हो रहा था एक बेतकी बात कर रही थी। अगर बात इनाया की पसंद नापसंद की थी तो फिर रिश्ता पक्का था। एरिक के लिए उसकी पसंदीदगी बहुत वाजिया थी। मैंने इनाया से पहले इसलिए बात नहीं की क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था, मैं ये बात जब भी करूंगा आपसे ही करूंगा। उसने इमामा की बात काटकर जैसे उसे याद दहानी करवाई थी। मैं सालार से बात करूंगी, तुम 2 हफ्ते पहले आ जाते तो उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाती, वो यहीं थे कुछ दिन, इमामा ने जवाबन कहा था। फौरन हाँ कह देने से बेहतर था। वो जहाँ भी होंगे मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ, मैं जानता हूँ बड़ी मसरूफ है, लेकिन फिर भी। एरिक ने उससे कहा, आपको तो मेरे प्रपोजल पर कोई ऐतराज नहीं है ना? एकदम खुश हुआ था, उसके चेहरे पर छलकने वाली खुशी और इत्मीनान ने जैसे इमामा को एहसास जन्म दिया था। मैंने तुम्हें बताया अब्दुल्ला, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इनाया की शादी जिससे भी हो वो सिर्फ नाम का मुसलमान न हो, नेक हो, दीनदार हो, समझ बूझ रखने के साथ साथ दिन की तालीमात पर अमल भी करता हो। इमामा ने बुलाकर उससे कहना शुरू किया। वो बेहद संजीदा थी, वो उसकी बात बेहद गौर से सुन रहा था। मर्द को दीन का पता न हो तो औरत के लिए बहुत मसला हो जाता है। एक पूरी नस्ल की तरबियत की बात होती है। हम लोग लिबरल मुसलमान हैं, लेकिन बेदीन और बेअमल नहीं है, और नहीं ऐसे होना चाहिए, न अपनी अगली नस्लों के लिए चाहते। मुझे नहीं पता तुम कितने प्रैक्टिसिंग हो और इस्लाम के बारे में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कितने वाज़ेह हैं, लेकिन इनाया बहुत मजहबी है। मैं नहीं चाहती उसकी शादी किसी ऐसी जगह हो जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की वजह मजहबी एतिकादात और उन पर अमल का होना या न होना हो। वो कहती जा रही थी, तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन मैं भी नौ मुस्लिम थी। अपने मजहब को तर्क करके इस्लाम की सही तालीमात इख्तियार की थी। मैंने फैमिली घर सब छोड़ा था, बड़े मसाइल का सामना किया था, ये आसान नहीं था। उसकी आवाज़ भरा गई थी। वो रुकी, अपनी आंखें पोंछते हुए हंसी, जैसे अपने आंसू को छुपाना चाहती हो। ये आसान काम नहीं था। उसने दोबारा कहना शुरू किया, लेकिन सालार ने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए। वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, मैं अपनी बेटी के लिए उसके बाप जैसा मुसलमान ही चाहती हूँ। ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद भी अपनी अगली नस्ल को फिर से बेदीन और बेअमल देखना नहीं चाहती। तुम मुसलमान तो हो, लेकिन शायद इस्लाम की तालीमात में इतनी दिलचस्पी न हो कि मुसलमान होने की तुम्हारी वजह एक लड़की से शादी हो जाएगी, तुम्हारी दिलचस्पी दीन में ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसा बात शायद तुम्हें ये भी परवाह न रहेगी कि तुम मुसलमान हो। हराम और हलाल के दरमियान जो दीवार हम उठा कर रखते हैं, तुम्हारे लिए उठाना ज़रूरी न हो। मोहब्बत बहुत देर बाद चलने वाली शय नहीं है। अगर तो इंसानों के बीच आदात, एतिकादात और ख्यालात की खलीज हो तो। एरिक ने उसकी गुफ्तगू के दरमियान उसे एक बार भी नहीं टोका था। वह सिर्फ खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। तुम किसी वेस्टर्न लड़की से शादी कर लो तो तुम्हारी बहुत अच्छी निभेगी। वह अब उसे जैसे मशवरा देते हुए रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो मुस्कुरा दिया, कोई अच्छी मुसलमान लड़की जो वहीं से हो। इस बार उसने उस लंबी गुफ्तगू के दौरान पहली बार इमामा को टोका। वो जो भी होगी, आपकी बेटी तो नहीं होगी मिसेस सालार। इमामा खामोश हो गई।
आपने अच्छा किया सब कुछ कहा मुझसे। जो भी आपके खदशात हैं मैं अब उन्हें देख सकता हूँ और आपको वजाहत भी दे सकता हूँ। 9 साल हो गए मुझे अब्दुल्ला बने, लेकिन मुझे लगता है मुसलमान में बहुत पहले से था। तब से जब आप लोगों के ख़ानदान से मिलना शुरू हुआ था, वो बहुत सोच सोच कर ठहर ठहर कर कह रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बाअमल और बाकिरदार मुसलमान नहीं हूँ, आपके बेटों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अपने आसपास नज़र आने वाले बहुत से मुसलमानों से बेहतर हूँ। 9 साल में मैंने अपने दीन के हवाले से सिर्फ हराम और हलाली को नहीं समझा, और भी बहुत कुछ समझने की कोशिश की है। मुझे पता है आप कभी कादियानी थे, फिर आप ताइब होकर मुसलमान हुए। मुझसे मत पूछिएगा कि ये मुझे किसने बताया, लेकिन मैं जानता हूँ और इसलिए आपसे तवक्का रखता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा हमदर्दी रखेंगी। आपकी तरह मैं भी अपनी अगली नस्ल को अच्छा इंसान और मुसलमान देखना चाहता हूँ, सिर्फ मुसलमान नहीं। इसलिए आपकी बेटे से शादी करना चाहता हूँ। एक अच्छी दीनदार औरत एक अच्छे घराने की बुनियाद रखती है, ये भी दीन ने ही बताया है मुझे। इमामा उसकी बातें सुन रही थी। अब्दुल्ला इसके इनकार को बहुत मुश्किल करता जा रहा था। वो जो भी उसे कह रहा था वो क्लियरिटी के साथ कह रहा था। मुझे इनाया बहुत अच्छी लगती है, मोहब्बत करता हूँ उससे, लेकिन शादी का फैसला सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं किया। नहीं, मज़हब की तब्दीली मोहब्बत का नतीजा है। मेरी ज़िंदगी में आप और आपकी फैमिली का एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। मैं आप लोगों के मज़हब से बाद में मुतासिर हुआ था, आप लोगों की इंसानियत और मेहरबानी से पहले मुतासिर हुआ था, और मेरी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल पेज में मुझे आप लोगों का हुस्न सलूक याद है। एक एक चीज़ आप कहे तो मैं दोहरा सकता हूँ। मैं उस मज़हब के ऐव में आ गया था जो ऐसे खूबसूरत इंसान बनाने की सलाहियत और कुदरत रखता था। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, आप लोगों के लिए जो महसूस करता था उसे आप लोगों को बता नहीं सकता था। अब इतने सालों बाद मुझे मौका मिला तो मैं बता रहा हूँ। वो रुका, सर झुकाए, बहुत देर खामोश रहा। आप लोग मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं एक बहुत बुरा इंसान बनता। पापा की मौत के बाद मैं वैसे ही था जैसे समंदर में एक छोटी सी कश्ती जिसकी कोई सिमत नहीं होती, डूब जाती तो डूब जाती। मैं इस वक्त बहुत दुआ किया करता था कि मिस्टर सिकंदर को कुछ न हो, उनका ट्रीटमेंट सही हो जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आपके घर में वो तकलीफ़ है जिससे मेरी फैमिली गुजर रही थी। वो चुप हो गया। इमामा भी बोल नहीं सकी, पानी दोनों की आंखों में था और दर्द भी, और दोनों चीज़ें छुपाने की कोशिश में थी। मैं पाकिस्तान सिर्फ आपसे बात करने और ये सब बताने के लिए आया हूँ। आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है, वो बहुत इज्जत और हाया वाली है, और मैंने इतने सालों में उसके लिए मोहब्बत का जज्बा रखने के बावजूद उन हदूद का एहतराम किया है जो आपने उसके लिए तय किए और जिसे उसने कभी नहीं तोड़ा। मैं आपकी बेटी को इतनी इज्जत और एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी और घर का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने अपने बैग से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उस लिफाफे के ऊपर रख दी जो उसने मेज़ पर रखा था। उस खूबसूरत लिफाफे के ऊपर एक खूबसूरत सुर्ख डिबिया में इनायत सिकंदर का नसीब था जो उतना ही खूबसूरत था। नम आँखों के साथ इमामा उस डिबिया से नजरें नहीं हटा सकी। उसकी मर्जी से भी कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन जो भी होता था बेहतरीन होता था। रिंग खूबसूरत है पर नकली है। हुमैनी डिनर टेबल पर बैठे फिश और चिप्स खाते हुए डिबिया को रईसा की तरफ सरकाया, जिस सलाद का एक प्याला खाते हुए उसकी बात सुन रही थी। खुली हुई डिबिया को बंद करते उसने उसी हाथ से अपने ग्लास ठीक किया और बड़े तहम्मुल से कहा, आई नो। वो फिश और चिप्स तकरीबन निगल रहा था और साथ टीवी लॉन्च में स्क्रीन रग्बी का एक मैच देख रहा था। रईसा वीकेंड गुजारने वहाँ आई थी। अमेरिका वापस आने के बाद और अगले दिन इनाया भी वहाँ पहुँच रही थी, और उस वक्त एक फास्ट फूड से होम डिलीवरी करवाने के बाद वो खाना खाने में मसरूफ़ थे जब रईसा ने अंगूठी उससे दिखाई थी। तुमने किसी को देनी है या तुम्हें किसी ने दी है? हुमैन ने मैच देखते चिली सॉस की बोतल तकरीबन अपने प्लेट में खाली करते उससे पूछा। हिशाम ने दिए, रईसा ने किसी तमहीद के बगैर मध्यम आवाज़ में बेहद संजीदगी से कहा। इस बार हुमैन ने स्क्रीन से नजरें हटा ली थी। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगी। उसने एक लम्हा के तवक्कुफ के बाद उसी सांस में कहा। मतलब? हुमैन अब संजीदा हो गया था। उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसका प्रपोजल कबूल नहीं किया। मैं चाहती हूँ पहले दोनों फैमिलीज आपस में बात कर ली, रईसा ने उसे मुख्तसरन बताया। लेकिन हिशाम तो अभी अपनी फैमिली के साथ बहरीन में होगा, उसकी फैमिली क्या वहाँ से आकर बात करेगी? हुमैन ने जवाबन उससे पूछा। वो कुछ देर पहले हिशाम और उसकी फैमिली के हवाले से बात कर रहे थे। 3 दिन पहले बहरीन में होने वाली रॉयल फैमिली की उस प्लेन क्रैश में वहाँ के हुक्मरान और उसकी फैमिली के 6 अफराद की हिलाकत हुई थी। बहरीन का हुक्मरान हिशाम का ताया था, और उस हादसे की इत्तला मिलने के फौरी बाद हिशाम अपनी फैमिली के साथ बहरीन चला गया था। रईसा भी उसके साथ ही अमेरिका वापस आई थी। हिशाम तो आ जाएगा अगले हफ्ते, लेकिन उसकी फैमिली अभी रहेगी वहाँ, रईसा ने उससे कहा।
تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں نے دوبارہ چپس کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تم سے بات کر رہی ہوں، تم بتاؤ، رئیسہ نے اسے جواباً کہا۔ ممی کریں گی صاف صاف دو ٹوک انکار۔ چلی ساس میں مچھلی کا ٹکڑا ڈبوتے ہوئے ہمیں نے جیسے مستقبل کا نقشہ 2 جملوں میں اس کے سامنے کھینچا۔ ہاں مجھے پتا ہے، رئیسہ نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں پسند تو نہیں ہے نا؟ ہمیں نے اسے اس طرح سرسری سے انداز میں پوچھا جیسے کوئی عام سی بات تھی۔ ہے، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور ایک پورا زیتون اٹھا کر نکلا۔ ٹو بیڈ، ہمیں نے جسے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ عنایہ اور عبداللہ کا پتہ ہے تمہیں، اس کے باوجود تم نے؟ رئیسہ نے اس کی بات کاٹی۔ ہشام پیدائشی مسلمان ہے لیکن بحرینی ہے، بلکہ عرب ہے۔ ہمیں نے اسے بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ویسے تو امریکی ہے، رئیسہ نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا۔ امریکی تو ممی کو ایسے ہی زہر لگتے ہی۔ ہمیں نے بے حد اطمینان سے تصویر کا ایک اور تاریخ پہلو اسے دکھایا۔ اسی لیے تم سے بات کر رہی ہوں۔ رئیسہ نے سلاد کھانا بند کر دیا۔ تم ایک بات بتاؤ، تمہیں صرف وہ پسند ہے یا محبت وغیرہ ہے؟ رئیسہ نے اسے جواباً گھورا۔ صرف جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، ہمیں نے مدافعانہ انداز میں بے اختیار کہا۔ یہ جنرل نالج کا سوال نہیں ہے، رئیسہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ کامن سینس کا ہوگا پھر، وہ تو میری ویسے ہی خراب ہے۔ پلیٹ صاف کرتے ہمیں نے بے حد اطمینان سے کہا۔ تم کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ رئیسہ نے اس کو اگلا جملہ بولنے سے پہلے کہا۔ میں صرف کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں۔ لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم میری ملاقات ہشام سے کراؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے حوالے سے وہ دراصل کتنا سیریس ہے۔ وہ میں کرا دوں گی، وہ مسئلہ نہیں ہے، رئیسہ نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اور اگر ممی یا بابا نہیں مانتے پھر؟ ہمیں نے ایک دم اس سے کہا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے وہ اچھا لگتا ہے لیکن ایسی جذباتی وابستگی نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ نہ سکوں۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن بدترین کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بابا کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن ممی کا میں کہہ نہیں سکتا، کوشش کروں گا۔ لیکن ہشام نے اپنی فیملی سے بات کی ہے تمہیں پرپوز کرنے سے پہلے؟ کیونکہ اگر اس کی فیملی کو کوئی اعتراض ہوا تو ممی بابا میں سے کوئی بھی اس پرپوزل پر غور نہیں کرے گا۔ ہمین کو بات کرتے کرتے خیال آیا تھا، اپنی فیملی سے بات کر کے اس نے مجھ سے بات کی ہے، اس کی فیملی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رئیسہ نے اسے جیسے یقین دہانی کروائی تھی۔ ہمین اس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنی انگلی سے اسکرین کا اسکرول کر رہا تھا۔ رئیسہ کو لگا اس نے اس کی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ تم میری بات سن رہے ہو؟ رئیسہ نے جیسے اسے متوجہ کیا۔ ہاں، میں ہشام کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں، اس نے جواباً کہا۔ کیا؟ رئیسہ چونکی۔ ہشام کو اور اس کی فیملی کو پتا ہے کہ تم ایڈپٹیڈ ہو؟ ہمین اسی طرح اسکرین اسکرول کر رہا تھا۔ ہشام کو پتا ہے تو ظاہر اس کی فیملی کو بھی پتا ہوگا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھٹکیا اور پھر اس نے کہا، ہمیں نے اپنے فون کی اسکرین پر کچھ پڑھتے پڑھتے بے اختیار چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ رئیسہ چونکی۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور شاید بری بھی۔ ہمیں نے گہرا سانس لے کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا اور پھر اپنا فون اس کے سامنے رکھ دیا۔